ग्रेट। Worst failures bring out the best success also, संजीव जी। जी बहुत अच्छा। उर्मिलेश, कुल मिला के एक कांग्रेस में जो यंग ब्रीड ऑफ स्पोक्स पर्सन है, जैसे जयवीर को हम अभी सुन रहे थे, आलोक जैन कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, मैं दूसरे चैनल में भी देखता हूँ, और भी नाम ध्यान नहीं आ रहे, कई लोग हैं, ये बहुत अच्छी रीजनेबल बातें करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं। मुझे प्रॉब्लम ये नजर आती है कोई इस तरह की वॉइस ऑफ रीजन कोई सुनता है क्या इस पार्टी में? मतलब कोई किसी का ध्यान जा रहा है? एक चैनल पे बैठ के अच्छी सुलझी हुई बढ़िया बात कहना, उसका श्रेय तो देना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उस तरफ कुछ नहीं सोच रहा और देख रहा, और द्वितीय पंक्ति कुछ नहीं कर रही। मैंने कल बहुत एक सीनियर कांग्रेस के लीडर, इतने सीनियर मतलब बिल्कुल ही फर्स्ट लाइन की समझ लीजिए, उनको मैंने कहा किसी वजह से जब फोन पर बात हुई तो रखते हुए कहा कि दीपावली की शुभकामनाएं, तो उन्होंने कहा पार्टी को मत दीजिए, सिर्फ मुझे दीजिए, अभी स्थिति बड़ी विकट है। तो मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर रिटेन कर रहे हैं लोग, लेकिन करते तो कुछ नहीं दिख रहे मुझे। बिल्कुल वही बात है। देखिए ये जो बात कह रहे थे वाकई आशावाद इनके अंदर है, और बदलने का एक जज्बा भी है चीज़ों को। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, या नेतृत्व के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण किरदार माने जाते हैं कांग्रेस की सियासत में, उनके अंदर कोई नया विजन नहीं दिखता। जैसा पहले बात हो रही थी, आप सब लोग कह रहे थे कि भाई कोर्स करेक्शन होना चाहिए था, 4-5 महीने बीत चुका है लोकसभा चुनाव के, स्टेट्स में नहीं देखते हम सेंट्रल लेवल पर नहीं देखते कि कोई रिव्यू, कोई ईमानदार कोशिश चीज़ों को बदलने की। जिस कमबैक की बात वो कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी वापसी की थी 1980 में, और एक शानदार वापसी थी। वो 1999 की बात कर रहे हैं। आप देखिए जो बड़े सूबे थे जहां कांग्रेस का वर्चस्व था, वहां कांग्रेस की हालत कितनी पस्त है। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, वो अपने हाथों से गंवाए, वो उन्होंने तश्तरी में पेश कर दिया तमाम स्टेट्स को, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थे जिनके पास थे। आपने अभी हवाला उनको दिया बिहार और तमिलनाडु का। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस आज इसलिए जूझ रही है, उसकी हार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसके नेतृत्व में वापसी का कोई वैचारिक दर्शन नहीं दिखता, कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखती, और कुल मिलाकर नारायण राणे अपना चुनाव हार गए, कमजोर थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैज लॉस्ट। पृथ्वीराज चौहान के आगे दिखाया क्या अभी आगे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला फिर पीछे, कैप्टन अजय यादव पीछे, पृथ्वीराज चौहान आगे, अमित विलास राव देशमुख भी। सुषमा जी का सिस्टर का क्या हुआ? जी वो आगे है, आगे भी चल रहे हैं। 14 सीटों पर कांग्रेस आ गया हरियाणा की 90 में से, और थोड़ा सा फिर रिस्पेक्टेबल हुआ है ट्रेंड्स की दुनिया में। महाराष्ट्र में बीजेपी का स्कोर बदलते रहते हैं वैसे। प्रकाश जावड़ेकर जी से हमारे सहयोगी शंकर अनिमेश ने अभी बात करी है, जरा उसको सुनते चलते हैं एक बार प्लीज। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन महाराष्ट्र की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। सत्ता के बेहद करीब, लेकिन सत्ता से थोड़ी सी दूरी भी है। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या होगा? हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब। प्रकाश जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की कहानी कैसे बनेगी? आप देखते रहिए। पहले तो ये पहली दफा चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है, तो 4-5 बड़े उम्मीदवार होते हैं, तो नतीजे आखिर तक आपको आएंगे। हमारी संख्या बेहद करीब होगी सत्ता से, नंबर 1। नंबर 2, सत्ता हमारी होगी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कुशासन से निजात दिलाने का हमारा लड़ाई थी, उसमें हम सफल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने फिर से भरोसा जताया है, और लोग सुशासन चाहते और एक अच्छी सरकार चाहते, तरक्की चाहते, हम देंगे। महाराष्ट्र में सरकार तो आपकी होगी, ये तो तय है। क्या जो आपके नेचुरल एलाइ जो शिवसेना रही है उसके साथ ही सरकार होगी? ये तो अभी जल्दी क्यों है? 288 नतीजे आने दो, आने के बाद वो क्या कहते हैं, बाकी पार्टियां क्या कहती है, प्रत्यक्ष आंकड़े क्या है, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। आज एक बदलाव हुआ कि महाराष्ट्र के 15 साल के कुशासन से मुक्ति मिली है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में एक जबरदस्त विजय हमें हासिल हुई है। पहली दफा हमारी संख्या, हम प्रमुख पार्टी बने हैं, और हम एक बड़ा विजय के और गए हैं, क्योंकि लोगों को अब तरक्की चाहिए। बदली हुई मानसिकता है वोटर्स की। वोटर गरीब भी चाहता है तरक्की हो, वो इसलिए परंपरागत जो उसके अपील थे वोटिंग के, वो सब बदल गए।
और अब प्रामाणिक नेतृत्व जो मोदी जी का नेतृत्व है उसको उनको लगता है कि ये डिलीवर करेंगे, और इनके नेतृत्व में जैसे राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र ये चलेगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि एनसीपी आपके लिए नेचुरल लड़ाई होगा या शिवसेना? नहीं, ये कोई अभी चर्चा का मुद्दा नहीं है। जी हाँ, तो प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि निश्चित तौर से ये चर्चा का मुद्दा नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें ये सब तय होंगे। लेकिन निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट पड़ा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, ये एक नया ट्रेंड, एक नई पॉलिटिकल नैरेटिव लिखती है कि किस तरह से आने वाले दिनों में राजनीति चलेगी और किस तरह से जो बाकी दल हैं उनको कुछ ना कुछ एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर कैंडिडेट नहीं थे, जहां पर पार्टी का संगठन कमजोर था, वहां पे भी अगर खास करके हरियाणा की बात करें, वहां पे आश्चर्यजनक बहुमत मिला है बीजेपी को। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव लिखा है। शंकर अनिमेश, फोकस न्यूज, दिल्ली। स्मृति ईरानी कुछ कह रही है, जितने भी हैं वो हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, और मैं पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अपने संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं को ऐसे शानदार प्रयत्न के लिए और जनता के उत्साह को वोटों में समेटने के लिए धन्यवाद भी देती हूं और बधाई। लेकिन शिवसेना से क्या लोग समर्थन लेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि जो विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंतर्गत हैं उस पर विचार विमर्श करके फैसला लेने का अधिकार उनका है। मैं मात्र कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हुए अपनी लीडरशिप को और हमारे सभी सहयोगियों को और कार्यकर्ताओं को मात्र धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी। एक बार न्यूज रूम की ओर रुख करते हैं। मीना शर्मा हमारे साथ है, मेरी वरिष्ठ सहयोगी। और मीना, में नारायण राणे चुनाव हार गए महाराष्ट्र से, इस तरह का फ्लैश आ रहा है, और पृथ्वीराज चौहान, आपने पिछली बार उनका जिक्र किया था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा आगे हैं। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई और डिटेल्स हो, कोई इंडिविजुअल्स के बारे में, तो वो बताइए, और दूसरे आपको किस किस्म की और जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुंबई में बीजेपी मुख्यालय के अंदर आपकी भी कुछ शायद फोन पे एसएमएस या बातचीत हो रही है, कोई जानकारी मिल रही है। तो क्या खबर है महाराष्ट्र के संदर्भ में, ज्यादा नामों के सिलसिले में और वहाँ की सियासत के सिलसिले में? देखिए संजीव जी, कांग्रेस के जो दो बड़े नाम दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, महाराष्ट्र में नारायण राणे जो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे वो, और यही हरियाणा में कैप्टन अजय यादव, वो भी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, वो दोनों चुनाव हार चुके हैं। रेवाड़ी से हारे हैं कैप्टन अजय यादव, और नारायण राणे जो हारे हैं वो कुडाल से। ये तो दो महत्वपूर्ण, दोनों राज्यों के कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण राणे, और इस बार भी जिस तरह से दावा किया था उन्होंने, लेकिन जबकि कांग्रेस की 50 के लगभग सीटें आ रही है, कम से कम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर ऐसी स्थिति में नारायण राणे चुनाव हार चुके हैं। महत्वपूर्ण बात जो महाराष्ट्र चुनाव से एक और आ रही है वो ये कि बीजेपी जिस 100 से ज्यादा जो आंकड़ा पहली बार पार किया है, उसके बीच में भी विदर्भ में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। 60 में से महज 29 सीटों पर अभी बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। तो ये जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी, विदर्भ वो इलाका जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जहां से नितिन गडकरी आते हैं, और उस इलाके में बीजेपी कहीं पीछे रही है। और मुंबई ठाणे जो कि शिवसेना का गढ़ है, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, वहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए है। तो ये दिलचस्प बात है, और दो बड़े चेहरे जो हमने बताया, हालांकि पृथ्वीराज चौहान अभी आगे चल रहे हैं। और एक बात और मीना, अगर आपको अभी जानकारी नहीं हो, आपने कहा नारायण राणे हारे हैं, कोंकण क्षेत्र से आते हैं, जो मुझे जो खबर मिल रही है कि कोंकण में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, 15 में से 0 चल रहा है। तो आप इसके बारे में मालूम करके रखिएगा कि ऐसी क्यों स्थिति बनी है। और पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों इलाकों में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जो भी उनको सीट्स मिल रही है तो मुंबई बेल्ट से ज्यादा मिल रही है, मुंबई थाने बेल्ट से, जहां पे उनका जबरदस्त प्रदर्शन, और विदर्भ से, जैसे आप कह रही हैं कि आशा के अनुरूप नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी संख्या जो उनकी नजर आ रही है, उसमें विदर्भ का बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से संजीव जी, लेकिन जो बात थी कि विदर्भ गढ़ है, जो देवेंद्र फडणवीस और क्लीन स्वीप माना जा रहा था विदर्भ, वो स्थिति कम से कम अभी नहीं है। और जो कोंकण की बात कर रहे हैं वो भी, और दिलचस्प बात ये कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने जितनी सीटें ली है उतनी तमाम एग्जिट पोल्स में नहीं दिखा रहे थे। वहां के जो महाराष्ट्र के जो तमाम पंडित है, उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस बीजेपी एनसीपी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। कम से कम अगर 40 के ऊपर पहुंच रही है एनसीपी, तो उतनी पूरी स्थिति नहीं है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी एनसीपी ने अपनी स्थिति को उतना खराब नहीं होने दिया है, और बीजेपी के लिए जो तमाम दावे थे उनमें आज की तारीख में महाराष्ट्र में कम से कम बीजेपी खुश हो सकती है कि उन्होंने अलग होके मतलब पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। लेकिन बहुत अच्छी स्थिति विदर्भ को लेकर हो, चाहे कोंकण को लेकर हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर हो, मराठवाड़ा में भी जो बीजेपी को उम्मीद थी उतना चारों तरफ ही
देखने को नहीं मिला है। और मुंबई ठाणे जो कि शिवसेना का गढ़ है, वहां कम से कम, और मन से सबसे दिलचस्प बात जो कहा जा रहा था कि मन से 5वां खिलाड़ी के रूप में आ गया है, वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में कम से कम पीछे छूट गया है। संजीव जी, मीना, मुझे इस बारे में भी अगर आप जानकारी अगली बार बताएंगी मनसे के बारे में, कि क्योंकि अन्य का आंकड़ा 26 दिखा रहा है, मनसे की कितनी सीट्स हैं, राज ठाकरे कितनी सीट्स पे आगे उनकी पार्टी चल रही है, कुछ जानकारी है? अभी तक महज 6 सीटें हैं राज ठाकरे की मनसे की, संजीव जी, जिसपे बढ़त बनाए हुए, और बहुत अच्छी स्थिति मनसे की नहीं कही जा सकती। इसे 6 सीटों को बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते 288 में, जब 5वां खिलाड़ी के रूप में वो शामिल था। तो फिर ये अन्य में कोई और राजनीतिक दल तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी प्लस में बीजेपी के सहयोगी आ गए, तो बाकी अन्य क्या ये बागी कैंडिडेट्स हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं, इस बारे में भी आपसे थोड़ा सा अगली बार जानकारी लेंगे। लेकिन बात उर्मिलेश जी जो मीना कह रही है कि एनसीपी कांग्रेस का उस तरह का सफाया नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी के लिए बड़े रिलीफ का मुद्दा होगा, या जो नरेंद्र मोदी के विपरीत सोचने वाला तबका है देश में, राजनीतिक सामाजिक दोनों, उनके लिए भी एक रिलीफ का मुद्दा होगा। क्योंकि देखिए, हमें ये बीजेपी की जीत का को सेलिब्रेट करते हुए बीजेपी की नजर से देखते तो ये नहीं भूलना चाहिए कि शायद इससे बेहतर मौका उनके पास दोबारा महाराष्ट्र में स्थापित होने का नहीं आएगा, और उस बेहतरीन मौके पे भी उस तरह की वाइप आउट नहीं हो रही है कांग्रेस और एनसीपी। देखिए मीना, जो अभी इंफॉर्मेशन दे रही हैं उससे एक तो नतीजा मैं ये निकाल सकता हूँ, और मुझे लगता है ये काफ़ी वैध है, लॉजिकल है कि बीजेपी के बारे में जो एक इम्प्रेशन पहले रहा है कि अर्बन सेंटर्स में सर्वाधिक इसको लोकप्रियता मिलती है या समर्थन मिलता है जी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसने अर्बन अपने बेस के साथ रूरल बेस या सेमी अर्बन बेस में भी काफी बड़ा धमाका किया, और जिसका नतीजा है कि इतनी सीटें लोकसभा में आई। लेकिन महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में, जिसको आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुन मोमेंट, माने शानदार एक मौका था, उसमें वो अर्बन सेंटर्स में उसकी सफलता, स्ट्राइक रेट सर्वाधिक है, और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में शायद उतना नहीं है, जो मीना अभी इंफॉर्मेशन दे रही थी। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ जी, उसका रीजन भी है, उनकी कभी भी वहाँ बेस नहीं था, कभी भी वहाँ लड़े नहीं। लेकिन संजीव, उनकी स्थिति को कम आंकने की नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस एनसीपी को उतनी दुर्गति नहीं हुई है। लेकिन एक बात और जो मीना का कहना है कि विदर्भ में 29 सीटें वो बता रही हैं। विदर्भ में बीजेपी बहुत बड़ी आशा कर रही थी, उसको लगता था कि वो विदर्भ में स्वीप करेगी, क्योंकि एक तो ये था कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो विदर्भ को अलग स्टेट बनाने के बारे में लगभग मन बना चुकी है। भले इस बार मैनिफेस्टो में नहीं रखा है, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो वो शायद ये काम कर देगी। लेकिन मुझे लगता है कि विदर्भ में एनसीपी कांग्रेस ने कहीं न कहीं बीजेपी को रोका है, उसकी बढ़त को रोका है। और पश्चिम महाराष्ट्र में, जिसके बारे में हम पहले सोच रहे थे कि काफ़ी अर्बनाइज एरिया है, देखिए पश्चिम महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है महाराष्ट्र का जिसके शहर के आसपास के इलाके भी काफ़ी अर्बनाइज हुए हैं। इसके बावजूद कि मतलब अभी भी पिछड़ापन वहाँ कई इलाकों में, लेकिन मराठवाड़ा जैसा नहीं है, विदर्भ जैसा नहीं है, तो वहाँ पर भी बीजेपी को ऐसा नहीं लगा कि दिग्विजय का उसका रथ चला और कांग्रेस और एनसीपी चूर चूर हो गए, ऐसा नहीं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखो हमारे जो अभिलेख जी बता रहे हैं, शायद वही कारण है कि वो विदर्भ में उतना अच्छा नतीजा नहीं ला सकती, क्योंकि इस बार उसने अपने घोषणा पत्र में नहीं कहा, क्योंकि चौतरफा हमला जो है शिवसेना की तरफ से हो रहा था, और उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि महाराष्ट्र को हम अलग नहीं करेंगे, मुंबई को अलग नहीं ले जाएंगे, इस तरीके से महाराष्ट्र को नहीं बांटेंगे, ये बार बार कहा गया। तो शायद विदर्भ के लोगों को लगा कि इन्होंने जो अभी तक वायदा किया था उससे ये मुकर गए हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा जो है, जैसे आप कह रहे थे संजीव जी, ये भी एक हकीकत है कि हरियाणा में देखिए पहले ही पार्टी मन बना चुकी थी अकेले लड़ने की, तो लोकसभा के बाद से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी, चाहे वो 4-5 महीने की रही हो। जबकि महाराष्ट्र में जो है, चाहे वो एनसीपी कांग्रेस हो या बीजेपी शिवसेना हो, इनका जितना उम्मीदन नतीजे इसलिए भी नहीं आए क्योंकि अचानक उनको उन इलाकों में लड़ना पड़ा जहां वो लोग तैयार नहीं थे, जहां आमतौर पर अपने सहयोगी दल के लिए उन्होंने छोड़ रखा था। बिल्कुल, जैसे पहले बता रहे थे हमें जी, हमारी सहयोगी शायद बता रही थी कि
50 सीट्स पे तो उन्होंने बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं बिल्कुल, जो क्योंकि उन्होंने आयात कैंडिडेट ही करे नहीं, हैं। आपने संगठन ही बिल्कुल। वहां नहीं खड़ा किया। बिल्कुल और यही जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ भी हुआ। वो कांग्रेस के जो इलाके थे वहां एनसीपी के पास सही उम्मीदवार या संगठन नहीं था, या कांग्रेस के जो एनसीपी के इलाके हैं वहां कांग्रेस के पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो आखिरी वक्त पर चुनाव के जब जिसे कहते हैं कि वो पर्चे भरने के आखिरी दिन से पहले आप जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि इस तरह का जो है नतीजे आएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखिए इसमें जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो 5 साल दूर है लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन एक सवाल संजीव मेरे दिमाग में उठता है कि क्या ठाणे, नासिक या मुंबई के आसपास जो शिवसेना को थोड़ी बहुत सीटें मिली हैं, जैसा लगता था पहले कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिलेंगी और बिल्कुल स्विप कर जाएगी, कहीं ये तो पहलू नहीं है जो बार बार शिवसेना ने उठाया कि ये गुजरात की जय हो, महाराष्ट्र की क्षय हो, महाराष्ट्र की क्षय हो। तो ये जो शिवसेना ने मुद्दा उठाया, जयवीर कुछ कहने की कोशिश में है, बहुत देर से मैं जा नहीं पा रहा हूँ उनके पास। जयवीर प्लीज बताएं। संजीव जी, 2 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात विदर्भा और कोंकण की चल रही है। अगर हम 2014 लोकसभा का रिजल्ट देखें तो 10 लोकसभा सीट्स विदर्भा में बीजेपी की 6 और शिवसेना की 4 थी, और उनकी एक्सपेक्टेशन 52-62 थी। और कोंकण में पालगढ़ और भिवांडी बीजेपी और 4 शिवसेना की। तो इस पे सुबह से चैनल्स पे बात चल रही है क्या ये मोदी यूफोरिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट फॉर आइदर पार्टी दिखाते हैं। व्यक्ति विशेष